ये आकाशवाणी दिल्ली है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में 3 प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज डीडीए द्वारा विकसित की जा रही यमुना वाटिका में 500 चिनार और 500 चेरी के पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने आज कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा जगराम के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब और विकासशील देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे हैं और भारत ऐसे विकसित देशों के साथ जलवायु न्याय के विषय को मजबूती से उठाता रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश में ये बात कही। पर्यावरण को लेकर बस ये सोच थी, पहले हम अपने देश का विकास कर लें, फिर बाद में पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। इससे ऐसे देशों में विकास के लक्ष्य तो हासिल कर लिए गए, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को उनके विकसित होने की कीमत चुकानी पड़ी। आज भी दुनिया के विकासशील और गरीब देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों का नुकसान उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस नीति के कारण विकसित देश अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल तो हुए, लेकिन दुनिया के पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। श्री मोदी ने कहा, दशकों तक विकसित देशों के इस तरीके पर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब भारत ने इन सभी देशों के साथ जलवायु न्याय का प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हरित हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती और हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने सहित अन्य पहलों का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा, एक तरफ जहां भारत ने अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया है, वहीं अपने वन क्षेत्र को भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने जहां गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनाए, वहीं देश में वन्य जीव अभयारण्यों के साथ साथ वन्य जीवों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन और जल सुरक्षा के लिए 50,000 अमृत सरोवरों के निर्माण, भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और अक्षय ऊर्जा में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने, कृषि निर्यात बढ़ने का उल्लेख किया। मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के जन आंदोलन बनने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव के बारे में नई चेतना फैला रहा है। आयोजन के दौरान अमृत धरोहर कार्यान्वयन रणनीति और तटीय क्षेत्रों और मूर्त आय के लिए सदाबहार वन रोपण पहल मिष्टी का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत धरोहर योजना जन भागीदारी से इन रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि मिष्टी योजना देश के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उसकी रक्षा करने में मदद करेगी। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि धरती पर रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बाघ, शेर और चीता जैसी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ उनके जैव विविधता क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में 3 प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। इन मशीनों में खाली प्लास्टिक की बोतलों को डालकर रिसाइकिल किया जाएगा। एम्स के मीडिया सेल की प्रमुख रीमा डाडा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये तीनों मशीनें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि एम्स में प्रतिदिन 25 से 30 हजार रोगी आते हैं जो प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर छोड़ देते हैं। श्रीमती डाडा ने बताया कि इस अनूठी पहल के बाद इन प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर कई उत्पाद का निर्माण किया जाएगा। आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इस साल का थीम है कि हमें प्लास्टिक का कैसे डिस्पोजल करना है, तो बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इस तहत हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हमें 3 रिवर्स वेंडिंग मशीन दी हैं, क्योंकि एम्स में करीब 25 से 30 हजार पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स का फुटफॉल होता है, इतना ज्यादा स्टाफ है, तो इससे बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और इस रिवर्स वेंडिंग मशीन हमारे बहुत काम आएंगी। और ये देखा गया है 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर साल और उससे लेस देन 10% ही रिसाइकल होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये रिवर्स वेंडिंग मशीन्स और हमें लोगों को अवेयरनेस या जागरूकता पैदा की जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें और कोशिश करें कि अगर हम यूज करते हैं तो प्रॉपर उनका डिस्पोजल हो। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज डीटीए द्वारा विकसित की जा रही यमुना वाटिका में 500 चिनार और 500 चीरी के पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। यमुना के पश्चिमी तट पर इस वाटिका को यमुना के कायाकल्प और बाढ़ क्षेत्र के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेशवासियों से हवा और पानी को शुद्ध बनाने में भागीदार बनने का आह्वान किया है। आज त्यागराज स्टेडियम में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक सम्मेलन में श्री केजरीवाल ने पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जन सहभागिता की बदौलत ही वर्ष 2016 के मुकाबले 2022 में शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक में PM 2.5 और PM 10 में 30% की भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदेश के हरित क्षेत्र को 20% से बढ़ाकर 23% कर दिया है और इसने इस वर्ष 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जा रही तिमारपुर झील को जल्द ही आम लोगों के लिए खोला जाएगा। ये जानकारी दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज इस झील से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 14 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही इस झील का कार्य अंतिम चरण में है और बाकी 10% बचे कार्य को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जल मंत्री ने बताया कि जैव पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और भूजल स्तर को रिचार्ज करने के उद्देश्य के साथ इस झील को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस झील परिसर में 5 एकड़ जमीन पर सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं, ऐसे में उनको 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से पुलिस की मौजूदगी में मिलने की अनुमति दी है। अदालत ने शर्त लगाई है कि इस दौरान सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे और फोन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया ने पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग की थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शहर में प्रदूषण कम होने का श्रेय लेने को हास्यास्पद बताया है। आज एक वक्तव्य में श्री विधूड़ी ने कहा कि राजधानी की सड़कों की हालत बहुत खराब है और सार्वजनिक यातायात की स्थिति दयनीय है, जो वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर प्रदूषण कम हुआ है तो वो केवल केंद्र सरकार के प्रयासों से संभव हो सका है और श्री केजरीवाल का प्रदूषण का नियंत्रण का दावा एक सफेद झूठ है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली दिल्ली सरकार की अर्जी पर 7 जून को सुनवाई करेगा। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता में अवकाशकालीन पीठ ने ये आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाइक सर्विस पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने उबर, ओला और रैपिडो जैसे राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को चलाना बंद करने का निर्देश जारी किया था। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने
अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का सरगना इसे अमेरिका से चला रहा है। हथियार की खेप की ये गैंग कार की स्टीरियो के अंदर छिपाकर रखते थे। इनके पास से 25 अत्याधुनिक पिस्टल, 2 एक्स्ट्रा मैगजीन और 50 कारतूस बरामद किए गए। विशेष पुलिस आयुक्त एचएस धालीवाल ने बताया कि गिरफ्तार हथियार सप्लायर की पहचान मुकुंद सिंह के रूप में हुई है। इसे पुलिस ने रिंग रोड सराय काले खां बस टर्मिनल के पास से गिरफ्तार किया है। ये दिल्ली और पंजाब के गैंगस्टरों को हथियार उपलब्ध करवाता था। दिल्ली सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आज कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा जगराम के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत जगराम ने कोरोना महामारी के दौरान जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य को निभाकर मानवता की सेवा की थी। मंत्री ने बताया कि इस दौरान श्री जगराम कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मृतक कोरोना योद्धा के परिजनों को आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक हितों और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई। श्री सिंह ने कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी मुक्त, खुले और नियमों से बंधे हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की आज घोषणा की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को सभी वर्गों में सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। समान वर्ग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को दूसरा स्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तीसरा स्थान दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को 5वां स्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को सभी वर्गों में 10वां स्थान दिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान चुना गया है। रैंकिंग में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ दूसरे और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तीसरे स्थान पर है। PGIMR चंडीगढ़ को 2018 से लगातार छठी बार दूसरा स्थान मिला है। शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर रामकुमार रंजन सिंह ने आज रैंकिंग जारी की। NIRF रैंकिंग मापदंड में व्यापक रूप से शिक्षण, सीखना और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता शामिल हैं। नौसेना ने पिछले वर्ष 58 समुद्री तटों और 2000 किलोमीटर से अधिक लंबे समुद्र तट से 78,000 किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरे को साफ किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नौसेना ने पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। यह अभियान समुद्री तटों से प्लास्टिक और अन्य कचरे की सफाई के लिए जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। वर्ष 2022-23 में भारतीय नौसेना ने देश भर में 5,24,000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए हैं। राजधानी में आज मौसम सामान्य बना रहा। आज का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान के आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक स्पष्ट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में 3 प्लास्टिक रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज DDA द्वारा विकसित की जा रही यमुना वाटिका में 500 चिनार और 500 चीरी के पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने आज कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा जगराम के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।